चले हेडिंग है, लिखेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। हेडिंग लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यहां देखिए। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है सर, तो इससे पहले आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये भी आप चैप्टर 1 में पढ़े हैं शायद। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सेम टू सेम डेरिवेशन, वैसा ही साथ आपने पढ़ा था। टाउ इज इक्वल टू था डी डब्ल्यू बाई डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? टाउ इंटू डी थीटा। और टॉर्क का फॉर्मूला भी हमने बताया है, क्या था? एम बी साइन थीटा। सबको याद है क्या? रख लो। डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग, वेरी गुड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते बच्चों क्या दिखाई देगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा एम बी को बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? थीटा 1 से थीटा 2 तक, 0 से डब्ल्यू तक। या डब्ल्यू ना लिख करके पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर लें? यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं? चलो बताओ, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक? यू से, 0 से यू तक। एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट एक साथ आप अप्लाई किया करिए, क्योंकि कुछ नए नए लोग होते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो आप लिमिट एक साथ अप्लाई किया करिए, दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट हैंड साइड का लिमिट एक साथ अप्लाई करने का प्रयास किया करिए। माइनस बाहर निकाल लीजिए। ये होगा माइनस का एम बी, माइनस का एम बी, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कहाँ से? थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, अप्लाई करते हैं। पहले अपर लिमिट u माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू माइनस का एम बी। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा 1। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला, माइनस का एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये फॉर्मूला आपके पास मिल गया। इसका स्पेशल केस क्या आता है? याद है किसी को? चैप्टर 1, हाँ, स्पेशल केस, वेरी गुड। इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 0 डिग्री, या सॉरी थीटा 2 इक्वल टू थीटा, मतलब मैक्सिमम से किसी दूसरे ओरिएंटेशन में लेके जा रहे हैं। ओरिएंटेशन समझ रहे हैं? मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब लगता था? मैंने बताया था, कल याद करिए, 90 डिग्री। अब मुझे 90 पे तो पता है कि टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। अब उसको 90 से, चाहे 90 किसी पर्टिकुलर एंगल पे ले जाओ, चाहे 90 से बड़ा या 90 से छोटा, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा? तो रख लेते हैं यहाँ पर। u इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू आएगा माइनस का एम बी कॉस थीटा 2 की जगह हो जाएगा थीटा, माइनस कॉस थीटा 1 की जगह हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0। u इक्वल टू क्या मिला? माइनस का एम बी कॉस थीटा। चाहो तो आप u इक्वल टू लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको क्या लिखेंगे? एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, एक बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यहां देखो एम वेक्टर डॉट, मतलब एम बी यहां पे दिख रहा है, लेकिन यहां डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है। लेकिन अगर हम टॉर्क में देखें तो एम बी यहां भी है, लेकिन क्रॉस दिख रहा है। हाँ, क्योंकि यहां साइन हटाया गया तो क्रॉस आया, और क्रॉस आते ही ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब टॉर्क वेक्टर होता तभी क्रॉस आया है। लेकिन यहां पर
एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। दैट इज वाई यहाँ डॉट प्रोडक्ट आया। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। बात समझ में आई? चलिए फटाफट नोट करिए इसको झटपट। सबसे पहले बच्चा बोला गया अर्थ की कहानी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? अर्थ में भी मैग्नेट है, आपने सुना है। ये जो अर्थ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, दो पोल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड बनी है ना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी थी। पहली थ्योरी थी आयरन कोर थ्योरी। बहुत सारी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, बहुत सारी, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि किस वजह से। मैं आपको बताता हूं, पूरी थ्योरी समझाता हूं, पूरी हिस्ट्री समझाता हूं। तो एक आयरन कोर थ्योरी थी। उस थ्योरी में यह कहा गया कि जो अर्थ का कोर है ना, वो पिघला हुआ मोल्टेन आयरन है, लोहा है, पूरा पिघला हुआ लोहा। और जब ये लोहा घूमता रहता है तो क्या बनाता है? एक दूसरे के ऊपर रब करने की वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। लोगों ने मान लिया। कैसे माना? एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आप एक लोहे का पेचकस लो, उसको कोई नट बोल्ट को खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, बहुत ज़्यादा दिन तक करो, 2 4 5 6 साल तक लगातार रोज खोलो बंद करो, खोलो बंद, तो देखते हो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, चिपकने लगता है। मतलब आयरन से रब हो रहा है, फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, तो मैग्नेटाइज हो गया। तो ऐसे ही थ्योरी माना गया कि जो आयरन का कोर है वो अपने बहुत सारे लेयर्स हैं, आपस में जब वो घूम रहा है तो बहुत सारे लेयर्स के बीच में क्या हो रही है? फ्रिक्शन जनरेट हो रही है। और फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हो रहा है? ये कोर भी मैग्नेटाइज हो गया। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है अर्थ की तरफ। बहुत ज्यादा तेज घूम गया भाई, ठीक है। इसके वजह से इसके चारों तरफ क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन गई। बहुत लोग का ये मानना था, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई। कैसे फेल हुई? सुनिए 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 प्लीज, समझिए समझिए, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। थ्योरी फेल कैसे हुई कि ये जो कोर है वो मोल्टेन आयरन है, पिघला हुआ लोहा। इसको फेल करने का सिंपल सा फंडा जाता है मैडम मैरी क्यूरी, जिसको बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। क्यूरी टेम्परेचर क्या है? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद कोई मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोने लगता है। मतलब अगर कोई मैग्नेट है, उसको हम हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर के बाद वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मैं इसका एक शॉट बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। मैं आपके सामने हिट करूंगा, मेरे पास गन है, हॉट गन वगैरह सब कुछ है। मैं आपके सामने हिट करूंगा, 5-6 मिनट लगेगा, जो भी लगे। उसमें वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद देखिएगा वो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज होकर के तुरंत गिर जाएगा। फिर चिपकाएंगे नहीं चिपकेगा। इसका मतलब ये है, अगर किसी मैग्नेट को मुझे डीमैग्नेटाइज करना है तो सिंपल सी फंडा है, उसको हीट करिए। कब तक हीट करिए? क्यूरी टेम्परेचर तक, या उस टेम्परेचर से ज्यादा भी चले जाओगे तो भी वो क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज। तो ये थ्योरी फेल क्यों हुई? भैया यहाँ जो टेम्परेचर होता है ना, पिघले हुए लोहे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड ये है। तो जब क्यूरी टेम्परेचर पे मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है, तो क्या इसका कोर भी क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर ऑलरेडी है, तो क्या ये मैग्नेटाइज होगा? नहीं होगा। ये थ्योरी फेल कर गई। लेकिन कुछ लोग का भी स्टिल मानना कि ये थ्योरी काम करती है, कुछ लोगों का, कुछ जगहों पर, ठीक है। ये था थ्योरी नंबर 1, अर्थ मैग्नेटिज्म की। थ्योरी नंबर 2 क्या हुआ? थ्योरी नंबर 2 इसका ये हुआ कि भाई साहब माने कि इसका चलो ठीक है, कोर आयरन का था, ये आयरन घूम रहा था, घूमने के वजह से वो इलेक्ट्रॉन को रेडिएट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, अंदर आयंस बन रहे थे, है ना, अंदर आयंस बन रहे थे। और जब हमको पता है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन बाहर मूवमेंट कर रही है, आयंस बन रही है, आयंस की मूवमेंट हो रही है, तो हमने पढ़ा है शायद
कि जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन वगैरह की मूवमेंट होती है वहाँ करंट सेटअप होती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट बन गई तो उसके चारों तरफ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो दूसरी थ्योरी में माना गया कि ये जो आयंस है इसकी मूवमेंट के वजह से करंट सेटअप हुआ, एक करंट पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, बना, और जिसकी वजह से करंट बना। करंट बनने की वजह से इसके चारों तरफ क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी। लोगों ने माना, लेकिन ये भी फेल कर गया, क्योंकि एक और प्लेनेट है, आई थिंक सो शायद नेपच्यून है या कोई एक प्लेनेट है जिसका कोर भी आयरन का है ना, उसके अंदर भी रोटेशन मतलब मूवमेंट होती है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं कर पा रहा है, अर्थ जैसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पा रहा है, जितना अर्थ बना रहा है। अब लोगों का दिमाग खराब कि भैया कौन सी थ्योरी माने, 1 को माने कि 2 को माने। 2 भी फेल होता हुआ दिखाई दे। जब अर्थ का कोर है, अर्थ का कोर भी मैग्नेट का है, वो भी रोटेट कर रहा है, सॉरी अर्थ का कोर भी आयरन का है, वो भी रैंडम मोशन कर रहा है, और एक शायद नेपच्यून है या कोई एक अदर प्लेनेट, आई डोंट द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट प्लेनेट, उसका कोर भी आपके पास आयरन का है, वो भी रैंडम मोशन कर रहा है, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो नहीं रही है। लो भाई साहब, ये थ्योरी भी फेल करने लगी, फेल करी गई। एक तीसरी थ्योरी बनी जिसको अभी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तीसरी थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरी थ्योरी क्या कहती है कि जो सन से हमारे पास कॉस्मिक रेज आती हैं। अच्छा, मैं इसका भी एक बहुत बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट, आप लोग कभी पतंग उड़ाए हो? कौन कौन बच्चा पतंग उड़ाया है? ईमानदारी से बताना। अब तुम लोग पतंग जानते हो कैसा उड़ाओगे, मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से। एक पतंग लेना, बहुत हवा तेज रहेगी उस समय की बात बता रहा हूं। एल्यूमिनियम फॉयल आती है, आती है? एल्यूमिनियम फॉयल का एक पतंग बनवाना, या पतंग के ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल चिपका देना, चिपक गई पूरा ये पतंग। देखो बहुत बेहतरीन सी बात बता रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा, अगली थ्योरी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक पतंग बन गई भाई साहब, ये पूंछ वाला पतंग उड़ेगा बच्चा, एकदम दौड़ के उड़ेगा। आदमी उड़ते हैं तो पतंग काहे नहीं उड़ेगा? सुनो तो, एल्यूमिनियम फॉयल बहुत हल्की आती है, बहुत पतली आती है, इसके ऊपर पूरा बढ़िया से चिपका देना, टेप से चिपक गई, कन्नी उन्नी छेद उद करके धागा की जगह वहां हम पतला वाला कॉपर वायर यूज करेंगे, धागा नहीं। धागा यूज करेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाई देगा, ठीक है? वो मिलता है, वो देखा होगा ना, जो मोटर बाइंडिंग वाइंडिंग की दुकान पे होता है, बहुत पतला वायर आता है, टूटता नहीं है, ऐसा नहीं कि टूट जाता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है? उससे उड़ा करके इसमें फंसा लो। मतलब वो जो आपके पास कॉपर वायर है वो किसके कांटेक्ट में होना चाहिए? एल्यूमिनियम फॉयल के कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है? हल्का सा आगे से ब्लेड से छील लेना, ऐसा करके देखना, या मैं ही करके आपको दिखाऊंगा कैसे। टेंशन मतलब यहीं उड़ाया जाएगा, जिस दिन हवा तेज रहेगा उड़ाया जाएगा। अरे खिचड़ा खिचड़ी सुनो तो, पहले यहीं देखो खिचड़ा पे उड़ाओगे, अब खिचड़े से पहले उड़ा लिया जाए किसी दिन हवा आया तो। मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है आपके सामने, क्योंकि मेरे पास मल्टीमीटर वगैरह सब कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या होगा। मैं इस पतंग को इस डोर को बांध करके उड़ाता हूँ, ये डोर नहीं है, क्या है? कॉपर का वायर है, इसको मैं बहुत ऊंचा उड़ाता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहां हो गई कॉपर की ये वायर, एक वायर मैं क्या करता हूं, अर्थ में कनेक्ट कर देता हूं, ऐसे एक वायर अर्थ में खोस दिया। अब ये यहां पर हम लगाते हैं एक वोल्ट मीटर, एक तार इनका इसमें और एक जो कॉपर वायर ऊपर से आता है उसका इसमें। क्या इस वोल्ट मीटर के निडल में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई देगा? दिखाई देगा सर। ये वोल्ट मीटर की निडल ऐसे हिल जाएगी, कुछ वोल्ट करंट मतलब कुछ वोल्टेज दिखाई देगा, कुछ पोटेंशियल दिखाई देगा। सर गजब की बात बता दी, तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ। ऐसा सोचा था आपने? ऐसा होता है। इसी बात को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, याद करो, पुराने जमाने में चैप्टर 1 में हमने बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट। तो हुआ क्या बच्चा, ये जो दिन में उड़ाना जब सन रहे तो, पहले कहानी कंडीशन है ना, यानी कि वो उस समय उड़ा सकते हो जब बिजली चमक रही हो,
उड़ाओ तो जिंदगी बर्बाद होगी तुम्हारी, कन्फर्म है। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि जो लाइटनिंग होती है वो क्या खोजती है? अपने सबसे छोटा सा रास्ता खोजती है पहुंचने के लिए। अब तो भैया उसको एल्युमिनियम फॉइल को अटैक करेगी और उस वायर के थ्रू कहाँ आएगी? पतंग उड़ाने वाले के हाथ में, आगे तुम भी उड़ोगे फटाफट। ऐसा होगा ना? तो उस वक्त नहीं करना है। सुनो सुनो सुनो, उस वक्त नहीं करना है। करना कब है? जब धूप हो। मैं आपको उस समय की पोटेंशियल दिखा रहा हूं। रात में भी कर सकते हैं लेकिन कम, आप दिन में उड़ाना। तो क्या दिखाई देगा बेटा? यहां से जो कॉस्मिक रेज होती है इसके अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल सेटअप होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है आयनाइजेशन की वजह से। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां जो वोल्ट मीटर है उसकी निडल में डिफ्लेक्शन दिखाई देती है। ये थ्योरी को मैंने सोचा, मैंने नहीं, साइंटिस्टों ने सोचा, तो उन्होंने ये थर्ड कॉन्सेप्ट बताया कि जो सन से सन रेज आ रही हैं, ठीक है, कॉस्मिक रेज आ रही हैं, उसमें कॉस्मिक रेज में अर्थ के बाहरी एटमॉस्फेयर में जब ये कॉस्मिक इंटरफेयर अंदर एंटर करता है तो वहां एक उसमें इस सरफेस में, अर्थ सरफेस में और एटमॉस्फेयर के अंदर एक क्या सेटअप किया? पोटेंशियल सेटअप किया। इस पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगते हैं छटकने, हमको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई, लगे छटकने। अब जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होने लगी तो वहां फिर से करंट सेटअप हुआ। अब फिर से करंट सेटअप हुआ, उसी करंट की वजह से इस अर्थ के चारों तरफ क्या बन रही है हमारे पास? ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसी थ्योरी को एक्सेप्ट अभी किया जा रहा है। बात समझ में आई? पहली आयरन कोर थ्योरी, लग तो रहा था कि आयरन की वजह से, रगड़ने की वजह से मैग्नेटाइज हो जा रहा है, लेकिन भाई साहब क्यूरी लॉ वाला लोचा इनको कर दिया। अगर क्यूरी पैदा नहीं हुई होती तो वो थ्योरी आज तक चलते आती है कि नहीं? दूसरी कहानी, कोर के अंदर जो आयंस है मूवमेंट की वजह से तो देखा गया कि दूसरे ग्रह पे भी ऐसा होना चाहिए, वहाँ नहीं हुआ। तीसरी थ्योरी, सन से जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप कर रही है, जिस पोटेंशियल की वजह से स्मॉल करंट, बहुत स्मॉल नहीं, बहुत बड़ी करंट सेटअप हो रही है। उस करंट की वजह से इसके चारों तरफ क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, तो ये अर्थ की क्या थी? क्या थी? अर्थ मैग्नेटिज्म की बेसिक थियरी थी, जो आपको अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आपके रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में आता है, एक साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई द आयरन कोर थ्योरी इज नेग्लेक्टेड। तो आपका आंसर समझ में आया? आयरन कोर थ्योरी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया, बोर्ड में भी आया है कि आयरन कोर थ्योरी को नेग्लेक्ट क्यों किया गया या माना क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आयरन को रगड़ने की वजह से मैग्नेटाइज भी होता है, फिर भी इस थ्योरी को माना क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? इस वजह से क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मेटल को एक सर्टेन टेम्परेचर तक, जिस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर, उसके नीचे तक का टेम्परेचर देंगे तब तो वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, बट एट क्यूरी टेम्परेचर और बियॉन्ड द क्यूरी टेम्परेचर इट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और आयरन कोर भी एक, जब कोर है तो पिघला हुआ लोहा, सोच सकते हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, है ना? तो उसकी टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होने के बावजूद वो मैग्नेटाइज कैसे रह सकती है? दैट इज़ वाई आयरन कोर थ्योरी क्या हुआ? फेल कर गया। वीडियो वाले बच्चों समझ में आया? यस नो? यस नो? वेरी गुड। तो ये थियरी बस आप दिमाग में रखिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बार मैग्नेट एज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हेडिंग लिखिएगा, बार मैग्नेट as a current carrying solenoid। चलो, इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं पुराने दुनिया में। बार मैग्नेट एज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, हो गया हेडिंग? आओ, पुराने दुनिया में शायद हमने एक बात किया था, याद करो वो जमाना, चैप्टर नंबर 4, एक सर्कुलर कॉइल था, उसमें करंट हमने क्या दिया था? I। इसका रेडियस हमने क्या माना था? अगर R माना था मान लो, और ये एक डिस्टेंस क्या ले लिया था? A लिया था। एट पॉइंट मान लेते हैं, इस P को बोल लेते हैं, इस पॉइंट P पर इस पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली थी?
किसी को याद है? नहीं याद है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर होल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इसके अंदर सिर्फ एक टर्न था तब। अगर इसी के अंदर n टर्न हो तो क्या करेंगे बच्चा? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया? ये फॉर्मूले का यूज आज होना तय है। कैसे होगा देखो। सबसे पहले बच्चा दास हम लोग बनाते हैं एक सोलेनॉइड। थोड़ा गड़बड़ सोलेनॉइड बन गया है। सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैं इनको बीच में लेते आ रहा हूँ कि आपको दिखाई दे। थोड़ा इधर से घुमा देता हूँ, ऐसे घूम जाओ। ठीक है, ये देखो। अब मैं इसका बोलता हूँ ये है हमारा मिडिल पोर्शन। एक रिंग का रेडियाई क्या बोल लेता हूँ? ए ले लेता हूँ। ये एक रिंग दिख रहा है क्या? रिंग जैसा। इसका रेडियाई क्या मान लेता हूँ? ए। ए रेडियस ऑफ कॉइल। ठीक है, चलो। अब इस एक बार लपटाएगा तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगी कि नहीं होगी? अगर एक बार इसी पे अगर एक बार लपेटो तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी ना। तो मान लेते हैं उसकी जो थिकनेस वो कितना है? dx। ये दूरी आपके पास क्या है? x है। ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे एक्सियल पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट m है। इस पॉइंट से लेकर के ये दूरी को हम क्या मान लेते हैं? r। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3-5 ज़्यादा नहीं है, बस काम खत्म। अब याद करो एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या आया था आपके पास? दिखाता हूँ। एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या आया था? 2km अपॉन में r3। ये बार मैग्नेट वाला आया था। देखो, ये बार मैग्नेट वाला एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला क्या आया था? 2km अपॉन r3 आया है। अगर यही फॉर्मूला सोलेनॉइड से आ जाए, जो मैं अभी करने जा रहा हूं, सेम फॉर्मूला अगर सोलेनॉइड से आ जाए तो हम कहेंगे कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेटिक फील्ड के जैसी है। मतलब वो सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वही हमको प्रूव करना है, वही हमको निकालना है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ये लेंथ को भी हम ले लेते हैं L और इस लेंथ को भी हम ले लेते हैं L। फॉर्मूला क्या था? पिछला फॉर्मूला बताओ मैग्नेटिक फील्ड का। देखो क्या था बच्चों? अरे सॉरी, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर होल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तो रेडियस r था, वहाँ रेडियस क्या है? मैंने वहाँ रेडियस क्या माना है? a माना है। और ये दूरी क्या था? यहाँ a है और वहाँ ये दूरी क्या माना है हमने? क्या माना है? x माना है। मतलब ये यहाँ से आता की दूरी क्या आएगी? ये दूरी क्या होगी? एक ये रिंग ले लो, रिंग। इस रिंग के सेंटर से ये दूरी क्या होगी? r माइनस x। यही तो दूरी होगी ना? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलो फॉर्मूला देखते हैं। b इज इक्वल टू क्या आ गया? जल्दी बताओ। b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर। r मतलब इसका रेडियस क्या है? a स्क्वायर होल अपॉन में, बोलो बच्चों, आर स्क्वायर। आर की जगह क्या है? ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। अगर एक टर्न था तब। n टर्न है तो क्या करेंगे? ऊपर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी बच्चे को तकलीफ? ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो सारा खेल समझ में आ गया सबको? चलो, अब पीछे हमने एक और बात बताया था। देखिए किसको याद है? किसको याद है? स्मॉल n इक्वल टू क्या था? वेरी गुड, कैपिटल N/L। तो कैपिटल N इक्वल टू क्या होगा? बोलो n। हाँ, n इंटू L इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल n। लिख सकते हैं कि नहीं वीडियो वाले बच्चों? जल्दी बोलो। अरे स्मॉल n बराबर, सॉरी, हाँ, कैपिटल N इक्वल टू क्या होगा? n इंटू
एल लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? तो ऐसा ही काम हम यहां लिखेंगे। इस कैपिटल एन की जगह क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे बच्चों हम n इंटू ट्वाइस ऑफ l, क्योंकि यहाँ पूरा लेंथ कितना होगा यहाँ से 2l होल अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। अब यहाँ लिखेंगे एक स्टेटमेंट, सिंस ये जो r है ना भाई साहब, ये r x से बहुत बड़ा है और ये r a से भी क्या है, बहुत बड़ा है, तो किसको किसको नेग्लेक्ट करेंगे? a को भी नेग्लेक्ट करेंगे और x को भी नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस r इज वेरी वेरी ग्रेट, वेरी वेरी बहुत 3 बार ज़्यादा, 3 बार ज़्यादा का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा। when r is very very greater than x and r is very very greater than a, इसको लिखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। इससे पहले हम एक और कार्यक्रम कर लेते हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बच्चा ध्यान से सुनना, एक रिंग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इस रिंग का रेडियस हमने क्या माना है, a, तो थोड़ा सा हम पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A लिख सकते हैं क्या, एरिया, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2i कैपिटल A n इंटू ट्वाइस ऑफ l होल अपॉन में a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, कैपिटल A क्या है जल्दी बताओ? कैपिटल A इक्वल टू हो गया पाई a स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सिंगल कॉइल। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं सर। अब बच्चा लोग अब बताओ किसको किसको हम लोग खा जाएंगे इसमें? x जहां जाए उसको भूल जाए, a जहां जाए उसको भूल जाए, तो क्या दिखाई देगा? देखो अगले पेज पे, वेरी गुड, बताओ क्या दिखाई देगा? b इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई कैपिटल A, सॉरी पाई कहाँ से आ गया, तुम लोग भुलवा देते हो, ये ना छुटका बोलता रहता चवनिया। 2IA 2IA ब्रैकेट में क्या होगा, बोलो, n इंटू ट्वाइस ऑफ l, वेरी गुड। और नीचे क्या क्या खाना है, चलो खाया जाए। इसको खा गए 0 मान लो, इस x को खा गए 0 मान लो, तो ऊपर क्या दिखाएगा, r स्क्वायर के पावर 3/2 क्या आएगा, r क्यूब आएगा, कि नहीं आएगा? तो हम लिख लेते हैं r स्क्वायर की पावर 3/2। लो, कुछ बच्चों को ये भी नहीं आएगा। b इज इक्वल टू क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA n इंटू, अब हम देखो बेचारा हमको मन नहीं कर रहा था यहाँ पे ट्वाइस ऑफ l लिखने का। अब सुनना, हमको है ना ट्वाइस ऑफ l लिखने का मन नहीं कर रहा था। क्यों नहीं मन कर रहा था सर? ट्वाइस ऑफ l तब लेंगे जब हम पूरी रिंग से बात करेंगे, है ना। तो मेरा मन जानते हो क्या कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कि हम इस लेंथ को सिर्फ dx ले लें, ऐसे। क्यों ले लें सर? इसको मैं dx ले लेता हूँ, ये वाला लेंथ n इंटू डी एक्स, वो भी तो वही होगा कैपिटल N dx। चलो और हम अपना काम आसान करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तब पूरे सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ l की जगह क्या कर लेता हूँ, dx लिख लेता हूँ, अपना काम आसान करने के लिए dx। ठीक है, अब जब मैंने dx लिखा है तो एक और काम करना पड़ेगा भाई साहब। मैंने अगर लेंथ ही छोटा कर दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस करेगी, बहुत बड़ी कैसे प्रोड्यूस करेगी, ये भी छोटी करेगी। तो हम इसके आगे क्या लिख लेंगे, db कर लेंगे। समझ में आ रहा है डी क्यों लगा रहा हूँ? वेरी गुड, आ जा भाई साहब, ए dbया n इंटू ये हो गया dx होल अपॉन में क्या हो जाएगा, r क्यूब। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो ये हो गया db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2IA अपॉन में आर क्यूब n इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक dx को इंटीग्रेट करेंगे? तो dx को इंटीग्रेट करेंगे, इसको ओरिजिन मान लो, ओरिजिन से इधर का लेंथ क्या कहलाएगा? -l, और इधर का लेंथ किधर क्या कहलाएगा? +l। मतलब -l से लेकर के +l तक इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर आपको यहां से नहीं इंटीग्रेट करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 से लेकर ट्वाइस ऑफ l, तो भी सही होगा, वही चीज आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये होगा 0 से लेके b तक। बताओ db का इंटीग्रेशन क्या होगा? b कहाँ से कहाँ तक? μ0 अपॉन 4 पाई 2IAN। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x कहाँ से कहाँ तक? -l से लेके +l तक। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? लिमिट अप्लाई किया जाए, अप्लाई करो, क्या मिलेगा? b माइनस 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? μ0 अपॉन 4 पाई 2IAN अपॉन में r क्यूब, और यहाँ क्या होगा? l माइनस -l, यही तो होगा ना? l प्लस l 2l। वेरी गुड। b इज इक्वल टू क्या हो गया? μ0 अपॉन 4 पाई। थोड़ा ध्यान देना, अब खतरनाक काम होने जा रहा है। ये हो जाएगा 2IAN इंटू ट्वाइस ऑफ l होल अपॉन में r क्यूब। लिख सकते हैं क्या? अब बताओ n, अभी हमने इसी चीज को हटाया था ना, कैपिटल N बराबर क्या होगा? सॉरी, स्मॉल n बराबर क्या होगा? n बाई ट्वाइस ऑफ l। पूरे रिंग से हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो लेंथ क्या लेंगे? पूरे रिंग का, है ना, पूरे सोलोनॉइड का लेंगे, इसी वजह से ट्वाइस ऑफ l ले रहे। तो जल्दी बताओ n इंटू ट्वाइस ऑफ l क्या होगा? स्मॉल n इंटू ट्वाइस ऑफ l क्या होगा? कैपिटल N होगा कि नहीं होगा? तो लिखो b इज इक्वल टू हो गया μ0 अपॉन 4 पाई 2IA इंटू कैपिटल N अपॉन में r क्यूब। होगा क्या? अब बताओ नैया क्या होता है? NIA क्या होता है? NIA क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। बताया था क्या? तो देखो यहां दिख रहा है N, यहाँ I, यहाँ A। B इज इक्वल टू क्या होगा? μ0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ m अपॉन में क्या हो जाएगा? r क्यूब। क्या यही फॉर्मूला आया था क्या? देखो सोलोनॉइड वाला, सोलोनॉइड वाले एक्सियल पॉइंट पे क्या वही फॉर्मूला आया था? कहाँ गया एक्सियल पॉइंट वाला? वही 2 km अपॉन r क्यूब आया है क्या? इसका मतलब अगर कोई करंट कैरिंग सोलोनॉइड है, वो भी किस तरह से बिहेव करता है? एज अ बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। बात समझ में आई? नोट करो फटाफट।